अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू क्वींस एकेडमी। आज का जो टॉपिक है इट बिलोंग्स टू द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इस लेक्चर से पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है जिसके अंदर मैंने ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को एक्सप्लेन किया है कि वो क्या होते हैं। ये लेक्चर देखने से पहले कोशिश करें कि आप वो लेक्चर देख लें, तो आपके लिए इसको समझना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, आसानी हो जाएगी उसमें। तो जैसे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट के भी 3 ही ऑर्गन्स हैं। सबसे पहला ऑर्गन जो है दैट इज़ द लेजिस्लेटिव ब्रांच। लेजिस्लेटिव ब्रांच का काम होता है ये लॉज बनाती है। तो पाकिस्तान की जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है इसमें 2 हाउसेस हैं। इट इज़ अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। फर्स्ट हाउस इज़ कॉल्ड एज द सेनेट एंड द सेकेंड इज़ कॉल्ड एज द नेशनल असेंबली। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, क्या होती हैं और इनका काम क्या होता है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो कैसा होता है। बहुत डिटेल में हम नहीं डिस्कस करेंगे, बट वी आर गोइंग टू सी कि ब्रीफली हम इसको देखेंगे कि किस तरह का प्रोसेस होता है। फिर पाकिस्तान की सेकंड ब्रांच, जो सेकंड ऑर्गन है गवर्नमेंट का, दैट इज़ द एग्जेक्टिव ब्रांच। एग्जेक्टिव ब्रांच में 2 इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं हु आर वेरी पावरफुल, जिसमें से सबसे ज़्यादा पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। और फिर प्रेसिडेंट जो है, वैसे यूजुअली पाकिस्तान के अंदर ही इज़ जस्ट अ सेरेमोनियल फिगर हेड, बट नॉनदलेस हम इनको डिस्कस करेंगे कि इनकी पावर्स और इनके रोल क्या होते हैं, बोथ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। लास्टली हम लोग जुडिशल ब्रांच को देखेंगे। जुडिशल ब्रांच के अंदर हम लोग पाकिस्तानी कोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का कोर्ट का सिस्टम कैसा है। और फिर हम पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी को डिस्कस करेंगे, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये पिछले काफ़ी अरसे से इसके बारे में चीज़ें आती रही हैं। कुछ जो पुराने CSS के पास्ट पेपर्स हैं उनमें इसके बारे में क्वेश्चंस आते रहे हैं काफ़ी दफ़ा, पॉलिटिकल साइंस में भी आ चुका है। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आए तो इनडायरेक्टली किसी ना किसी चीज़ के अंदर ये फिट ज़रूर होती है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी किस हद तक मौजूद है। अच्छा, उसके अलावा जो मैंने रेफरेंसेस यूज़ किए हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस लेक्चर वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। तो सबसे पहले तो हम लोग एक फ़्लो चार्ट देखते हैं जिसके अंदर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हमने 3 मेजर ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहली जो ब्रांच है दैट इज़ द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट में वैसे नॉर्मली प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बट पाकिस्तान के अंदर क्योंकि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑफिशियल हैं ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, तो एग्जीक्यूटिव को रन भी प्राइम मिनिस्टर ही कर रहे होते हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर इज़ द मेन लीडर ऑफ द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करती है उनकी फेडरल कैबिनेट, और फेडरल कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर्स होते हैं और एडवाइज़र्स होते हैं। फिर सेकंड डिवीज़न आती है, हमारी सेकंड ब्रांच आती है विच इज़ द पार्लियामेंट। तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारी पार्लियामेंट के 3 मेंबर्स हैं, 3 ब्रांचेस हैं। सबसे पहली है द प्रेसिडेंट, सेकंड इज़ द सेनेट, थर्ड इज़ द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के अंडर जितने भी प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के उनकी प्रोविंशियल असेंबलीज़ भी आती हैं। थर्ड आता है द जुडिकेचर और द जुडिशरी। तो जुडिकेचर के अंदर जो एपिक्स कोर्ट है हमारे, दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंडर फेडरल शरीयत कोर्ट आता है, प्रोविंशियल और हाई कोर्ट्स आते हैं और मुहतसिब आ जाता है। प्रोविंशियल और हाई कोर्ट्स जो हैं वो आगे फर्दर उनकी सब डिविजन्स जो हैं, जो उनकी लोअर हायरार्कीज़ हैं,
वो सिटी कोर्ट्स होते हैं। तो ये जो है दिस इज़ द होल फ्लो चार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है दैट इज़ ए फेडरल गवर्नमेंट जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्निंग अथॉरिटी बनाया है। हमारे 4 जो प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के उसकी गवर्निंग अथॉरिटी है द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब क्योंकि हमारा जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज़ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और ये बेस्ड है ऑन द सिस्टम ऑफ यूके, तो इसको हम वेस्टमिनिस्टर सिस्टम भी कहते हैं। अब इस तरह के सिस्टम के अंदर 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे मैंने पहले ही बताया, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और जुडिशल ब्रांचेस। इन द सेम वे पाकिस्तान के अंदर भी यही तीनों ब्रांचेस जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारी की सारी पावर वेस्ट करती है इन द पार्लियामेंट, इन द प्राइम मिनिस्टर एंड इन द सुप्रीम कोर्ट। जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, ही इज़ नॉट अ वेरी पावरफुल फिगर, मोस्टली ही इज़ अ सेरेमोनियल फिगर हेड जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, पब्लिक इलेक्ट नहीं करती इनको। जबकि जो पीपल इलेक्टेड, जो पब्लिक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते बेसिकली प्रेसिडेंट के अंडर ही हैं, बट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या ज़्यादा पावरफुल जो फिगर है पाकिस्तान के अंदर दैट इज़ दी प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर का काम ये होता है कि इन्होंने प्रेसिडेंट को जितनी भी कंट्री के अंदर हैपनिंग्स हो रही हैं उनसे आगाह रखना होता है। और प्राइम मिनिस्टर ही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रनिंग दी फेडरल गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंट ऐसे जितने पावरफुल नहीं है, बट प्रेसिडेंट जो हैं वो ऑर्डिनेंसेस या बिल को पास कर सकते हैं। ऑर्डिनेंसेस भी पास कर सकते हैं, प्रोमलगेट कर सकते हैं और बिल्स को पास कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यही होती है उनकी पावर प्रेसिडेंट की। तो ही इज़ नॉट वेरी पावरफुल इन पाकिस्तान। अच्छा, जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया कि हमारी जो लेजिस्लेचर है दैट इज़ अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो हमारी पार्लियामेंट इज़ बाई कैमरल, जिसके अंदर जो नेशनल असेंबली है दैट इज़ द लोअर हाउस एंड द सेनेट इज़ द अपर हाउस। तो इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बहुत इन्फ्लुएंशियल सिविल सर्वेंट्स भी होते हैं जो कि बेसिकली CSS क्लियर करके आते हैं। दे आर कॉल्ड एज द सिविल सर्वेंट्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड इनफैक्ट दे आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल्स और इनको हम कहते होते हैं फेडरल सेक्रेटरीज़। ये हाईएस्ट रैंकिंग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं कंट्री के अंदर और ये गवर्नमेंट में कैबिनेट लेवल मिनिस्ट्रीज़ और डिविजन्स को रन करते हैं। फिर पाकिस्तान की जुडिशल ब्रांच आती है। जुडिशल ब्रांच में सबसे टॉप पे जो कोर्ट है हमारा दैट इज़ दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट के अंडर जो है दैट इज़ दी फेडरल शरीयत कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ द 5 प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स और ग्रीन कोर्ट्स और बाकी जितने भी कोर्ट्स होते हैं ये सब के सब सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं। दे कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब हमारी जो गवर्नमेंट है बेसिकली उसका जो कैपिटल है दैट इज़ दी इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद इज़ मोस्टली कॉमनली यूज्ड एज अ मेटोनिम फॉर दी फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, अब हम वन बाय वन देखेंगे कि पाकिस्तान की जो ब्रांचेस हैं डिफरेंट, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं और वो क्या क्या काम कर रही हैं। तो पाकिस्तान की सबसे पहली ब्रांच जो है दैट इज़ दी लेजिस्लेटिव ब्रांच। तो लेजिस्लेटिव ब्रांच को हम पार्लियामेंट भी कहते हैं और ये बेसिकली हम लोगों ने टर्म जो है इसकी इनहेरिट की है फ्रॉम दी यूनाइटेड किंगडम। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है मजलिस शुरा, जिसका लिटरल मीनिंग होता है पाकिस्तान एडवाइजरी काउंसिल और पाकिस्तान कंसल्टेटिव असेंबली। तो हमारा जो लेजिस्लेचर है इट इज़ ए बाई कैमरल फेडरल लेजिस्लेचर, जिसके अंदर सेनेट जो है दैट इज़ द अपर हाउस एंड नेशनल असेंबली इज़ द लोअर हाउस। एंड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट ये तीनों मिलके कलेक्टिवली दे मेक अप दी मजलिस शुरा ऑफ पाकिस्तान और द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, और उसके अलावा जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और साथ ही साथ जो प्राइम मिनिस्टर, द कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लस द प्राइम मिनिस्टर्स, ये एग्जेक्टिव का भी मेंबर होते हैं
और प्लस दे आर ऑल्सो मेम्बर्स ऑफ द पार्लियामेंट इज़ वेल, दे आर मेम्बर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ही इज़ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं दे रन द एग्जेक्टिव, और क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द लेजिस्लेचर, तो ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब गवर्नमेंट से कोई गलती हो जाती है या कोई पॉलिसी फेलियर हो जाती है, तो दे ऑल आर जॉइंटली कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द लेजिस्लेचर। अच्छा, इनके अगेंस्ट अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए तो फिर गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स हो जाती है। जैसे हम लोगों ने बात की कि लेजिस्लेचर जो है पाकिस्तान का वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक जो है दैट इज़ द प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर बेसिकली इज़ द पार्लियामेंट। दूसरी चीज़ है अपर हाउस विच इज़ द सेनेट, और तीसरी चीज़ है नेशनल असेंबली विच इज़ द लोअर हाउस। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द सेनेट। तो सेनेट को हम उर्दू में ऐवान बाला भी कहते होते हैं। सेनेट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पिछली कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं आई। ये 1956 और 1962 की जो कॉन्स्टिट्यूशंस थी उनमें सेनेट मौजूद नहीं थी। 1973 को जो कॉन्स्टिट्यूशन आई थी उसमें सेनेट जो थी वो कन्वीन की गई, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में सेनेट की कॉम्पोजिशन और पावर्स को इस्टेब्लिश किया गया इन द आर्टिकल 59 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो सेनेट की क्रिएशन का मेन पर्पज़ ये था कि जो नेशनल असेंबली थी पाकिस्तान की, यहाँ पे जो मेंबर्स थे उनकी सीट्स थी पॉपुलेशन की बेस पे, कि पॉपुलेशन की बेस पे जिस प्रोविंस की जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उस प्रोविंस की उतनी ज़्यादा ही सीट्स होंगी इन द नेशनल असेंबली। जिस तरह पंजाब जो है उसकी सीट्स सबसे ज़्यादा हैं, इस वजह से नेशनल असेंबली में पंजाब की सीट्स भी सबसे ज़्यादा होती हैं उसके मेंबर्स की। तो इस चीज़ से थोड़ी सी अनइक्वालिटी जो थी वो बन रही थी, तो सॉरी इनइक्वालिटी। तो क्या हुआ कि फिर सेनेट इस वजह से बनाई गई थी कि जितने भी प्रोविंसेस हैं उनको इक्वल अमाउंट ऑफ सीट्स जो हैं वो एलोकेट की जाए, ताकि जितनी भी जो इनइक्वालिटी है ये ख़त्म हो जाए। तो मेन पर्पस सेनेट की क्रिएशन का था ये कि टू गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द फेडरेटिंग यूनिट्स। तो जितने भी हमारे प्रोविंसेस हैं, वी हैव 4 प्रोविंसेस, तो 4 प्रोविंसेस को इक्वल अमाउंट ऑफ सेनेटर्स एलोकेट किए गए हैं, और हर प्रोविंस को 23 सेनेटर्स करंटली एलोकेट किए गए हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर पॉपुलेशन। चाहे किसी प्रोविंस की पॉपुलेशन ज़्यादा है चाहे कम है, उसको 23 ही सेनेटर्स अलाउड हैं। जबकि जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है उसको 4 सेनेटर्स अलाउड हैं, और जितने भी सेनेटर्स जो सेनेट में मौजूद होते हैं वो 6 साल के अरसे के लिए सर्व करते होते हैं। तो इनिशियली जब सेनेट बनाई गई थी तो सेनेट की जो मेंबरशिप थी वो बहुत कम थी, इट वाज अराउंड 45। इसकी मेंबरशिप का नंबर बढ़ा दिया गया था टू 63 इन 1977 और 87 तक बढ़ा दिया गया था इन 1985। फिर जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आई थी तो उसमें जो नंबर था वो 87 से बढ़ा के 100 कर दिया गया था अंडर दी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। तो बाद में फिर क्या हुआ, जब आसिफ अली जरदारी साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सेनेट का नंबर और ज़्यादा बढ़ा दिया फ्रॉम 100 टू 104। ये जो 4 सीट्स थी ये माइनॉरिटीज़ को दी गई थी ताकि माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी हो जाए इन द सेनेट। फिर अब सेनेट की सीट्स कम हो गई हैं आफ्टर द 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें केपी फाटा मर्जर हो गया है। तो जो फाटा की सीट्स थी वो ख़त्म हो गई हैं और अब जो सेनेट की सीट्स हैं वो 96 हो गई हैं ऑन द होल। मई 2018 से जो सीट्स हैं ये 96 हो गई हैं। तो सेनेट की पावर्स क्या क्या होती हैं? सेनेट की पावर्स जो होती हैं वो एक्सक्लूसिव पावर्स है, मतलब सिर्फ सेनेट को ही अलाउड है, वो नेशनल असेंबली को नहीं दी गई। पावर्स इनकी करंटली वैसे नेशनल असेंबली से इतनी ज़्यादा नहीं है, बट नॉनदलेस इनके पास पावर्स फिर भी हैं। तो इम्पॉर्टेंट इनकी पावर ये है कि ये जो हैं ये पार्लियामेंट्री बिल्स को लॉ बनाने की जो पावर है वो रखते हैं। देखिए ऐसा होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल असेंबली है वहाँ पे बिल ओरिजिनेट होता है जो कि बेसिकली आगे जाके किसी लॉ में बनेगा। उस पर डिबेट होता है नेशनल असेंबली में, अगर तो नेशनल असेंबली उसको अप्रूव करती है तो वो फिर जाता है सेनेट के पास, और अगर तो सेनेट भी उस लॉ को उस बिल को अप्रूव कर देगी और उसको फिर असेंट दे देते हैं प्रेसिडेंट, तो तभी जाके वो लॉ बनेगा।
मतलब कि नेशनल असेंबली अकेले कोई लॉ नहीं बना सकती, उसको सेनेट चाहिए उसको लॉ बनाने के लिए, उस बिल को लॉ बनाने के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव पावर है सेनेट की। फिर इलेक्शंस जो होते हैं सेनेट के, वो हर 3 साल के बाद होते हैं, क्योंकि सेनेट की कॉम्पोजिशन इस तरह की होती है कि हाफ ऑफ द सेनेट जो है उसके जो मेंबर्स होते हैं, हाफ मेंबर्स ऑफ द सेनेट जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं हर 3 साल के बाद, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाफ ऑफ द सीट्स जो हैं सेनेट की वो वेकेंट हो जाती हैं। इस वजह से इलेक्शंस होते हैं उनके हर 3 साल के बाद। तो हर सेनेटर जो होते हैं वो 6 साल के लिए आते हैं, बट जो कॉम्पोजिशन है सेनेट की वो इस तरह की है कि हर 3 साल के बाद हाफ ऑफ द सेनेट मेंबर्स रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है सेनेट के बारे में कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि सेनेट को डिज़ोल्व कर दिया जाए। नेशनल असेंबली डिज़ोल्व हो सकती है बट सेनेट डिज़ोल्व नहीं हो सकती अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद सेनेट के पास एक और पावर ये है कि जब प्रेसिडेंट जो हैं उनकी सीट वेकेंट हो जाती है, किसी भी रीज़न की वजह से उनको उतार दिया जाता है या किसी भी रीज़न की वजह से उनकी सीट वेकेंट हो रही है, तो जो चेयरमैन है सेनेट के वो एक्ट करेंगे एज प्रेसिडेंट। ही इज़ गोइंग टू बिकम एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट, और ये तब तक प्रेसिडेंट रहेंगे जब तक कि प्रेसिडेंट की सीट जो है वो फिलअप नहीं हो जाती फिर से बाई इलेक्शंस के थ्रू। तो किसी भी रीज़न की वजह से अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट होते हैं अपनी सीट से, कोई भी रीज़न है, तो उस केस में भी जो चेयरमैन है सेनेट के वो एक्ट करेंगे एज दी एक्टिंग प्रेसिडेंट। करंटली हमारे पास जो चेयरमैन है सेनेट के वो हैं सादिक संजरानी साहब, जिनकी पिक्चर आपको साइड पर नज़र आ रही है। ये करंटली हैं, जिस टाइम पे ये वीडियो बनाई जा रही है उस टाइम पे सादिक संजरानी है, बट ये चेंज हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। तो कुछ टाइम के बाद कोई न्यू पर्सन आएंगे हु इज़ गोइंग टू बिकम द चेयरमैन ऑफ द सेनेट। अच्छा, नॉर्मली अगर हम लोग लेजिस्लेटिव प्रोसेस देखें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के अंदर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बिल जो है वो ओरिजिनेट होता है नेशनल असेंबली में, और फिर वो जब पास हो जाता है तो वो आगे चला जाता है सेनेट के पास, और अगर सेनेट भी उसको अप्रूव कर दे तो फिर वो बिल जो है वो लॉ बनता है। लेकिन सेनेट के पास सेनेट एक तरह का जो बिल है वो रिसीव नहीं करती, वो होते हैं फाइनेंस या पैसों से रिलेटेड बजटरी बिल्स जो होते हैं वो सेनेट को नहीं भेजे जाते। वो नेशनल असेंबली खुद ही इनिशिएट करती है और पास करती है। तो ये एक्सक्लूसिव पावर है नेशनल असेंबली की। तो नेशनल असेंबली ओनली नेशनल असेंबली कैन अप्रूव द फेडरल बजट एंड ऑल दी फाइनेंस बिल्स। तो उससे हट के बाकी जितने भी बिल्स होंगे उसमें यही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। नेशनल असेंबली जो है वो बिल ओरिजिनेट करेगी। अच्छा, लाजमी नहीं है कि नेशनल असेंबली ही बिल ओरिजिनेट करे, बिल सेनेट में भी पास हो सकता है, मतलब ओरिजिनेट हो सकता है। तो सेनेट का जो बिल अगर यहाँ से पास होता है सेनेट से, तो वो फिर नेशनल असेंबली के पास जाएगा और फिर नेशनल असेंबली उस बिल को अप्रूव करेगी, तो फिर वो लॉ बनेगा। तो इस तरह ये जो है ना प्रोसीजर चलता रहता है। बट ज़्यादातर वैसे अमूमन होता यही है कि नेशनल असेंबली के अंदर कोई बिल ओरिजिनेट होता है, उस पर डिबेट होती है, वो अगर पास हो जाए तो फिर वो सेनेट के पास जाता है। अच्छा, हमारे जो प्रेसिडेंट है वैसे उनके पास वीटो पावर नहीं है, ही कैन नॉट वीटो द बिल्स। तो प्रेसिडेंट जो है जो बिल होगा वो जब नेशनल असेंबली से अप्रूव होकर सेनेट के पास जाएगा, सेनेट से अप्रूव होकर फाइनली वो असेंट के लिए जाता है टू द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को वो बिल ठीक नहीं लगता, लेट से उनको पसंद नहीं आया वो बिल, वो कहते हैं कि इसमें कुछ चेंज होना चाहिए, मतलब इट्स नॉट अ गुड बिल, तो वो उसको वापस भेज देते हैं टू दी लेजिस्लेचर, टू द हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर कि इस पर आप फिर से ज़रा थोड़ा सा ना नज़रसानी कर लें। तो इस केस में अगर तो नेशनल असेंबली और सेनेट चाहते हैं कि वो ओवर रूल करें प्रेसिडेंट की जो डिसीजन है कि प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि नहीं ये बिल ठीक नहीं है, आप इसको फिर से देखें, तो उस केस में आपके पास प्रेसिडेंट की जो रूलिंग है वो ओवर रूल हो जाती है। अगर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो हैं दोनों हाउसेस के एक जॉइंट सिटिंग के अंदर, वो जो मेजॉरिटी है पूरे के पूरे हाउसेस की, दोनों हाउसेस की, वो जॉइंट सेटिंग के अंदर अगर पास कर देती है उसी बिल को फिर से, जो कि प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया है फॉर रिकन्सिडरेशन, तो वो बिल फिर पास हो जाता है ऑटोमेटिकली एंड इट इज़ गोइंग टू बिकम अ लॉ। फिर उस केस में प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा वो। तो इस तरह प्रेसिडेंट हमारे जो हैं ही कैन नॉट वीटो द बिल्स। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी जो सेनेट है उसमें करंटली 18 वुमेन सेनेटर्स मौजूद हैं। ये वुमेन एम्पावरमेंट में आप ये चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी है सेनेट के अंदर। हमारी जो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहती है कि कम से कम 17 वुमेन सेनेटर्स होनी चाहिए इन द सेनेट।
तो करंटली हमारे पास एक ज़्यादा ही है अभी फ़िलहाल सेनेट के अंदर। तो सेनेट के जो मेंबर्स होते हैं दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, पब्लिक हम जैसे लोग इलेक्ट नहीं करते सेनेटर्स को इलेक्ट करती हैं उनकी रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल असेंबली। जिस प्रोविंस से जो सेनेटर बिलोंग कर रहा है उनको उनकी प्रोविंशियल असेंबली इलेक्ट करेगी, जबकि जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की जो सेनेटर्स हैं उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करते होते हैं। तो ये डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं है, दीज आर इनडायरेक्ट इलेक्शंस। तो सेनेटर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, पब्लिकली पॉपुलरली इलेक्ट नहीं होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है द लोअर हाउस विच इज़ कॉल्ड एज द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली को उर्दू में ऐवान ज़ायरीन भी कहते होते हैं ऑफ पाकिस्तान। फिर जो मेंबर्स होते हैं नेशनल असेंबली के, ये पॉपुलरली इलेक्ट होते हैं, हम जैसे लोग इलेक्ट करते हैं, अवाम इलेक्ट करती होती है नेशनल असेंबली के मेंबर्स को बाय द यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। तो 18 साल का जो इंसान होगा, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, जिसने 18 साल की उम्र जो है वो रीच कर ली है, वो इलेक्ट कर सकते हैं नेशनल असेंबली के मेंबर्स को। तो जो सीट्स होती हैं नेशनल असेंबली की वो पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड होती हैं। जो हमारे 4 प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो है, इनकी जो पॉपुलेशन है जितनी जितनी उतनी सीट्स होंगी उन प्रोविंसेस की इन द नेशनल असेंबली। अब सबसे ज़्यादा सीट्स करंटली पंजाब की हैं क्योंकि पंजाब के पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता फिर जो वो वाला प्रोविंस जिसकी सबसे कम पॉपुलेशन होगी उसकी सबसे कम सीट्स होंगी। तो ये सिस्टम होता है सीट्स का इन द नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो 6 साल के अरसे के लिए नहीं इलेक्ट होते, दे सर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ये आपने याद करना है। वो 5 साल का अरसा पूरा करते हैं अमूमन, लेकिन खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है या कोई रिज़ाइन कर देता है या नेशनल असेंबली डिज़ोल्व हो जाती है, तो फिर उस केस में 5 साल का अरसा नहीं होगा, फिर वो जितना अरसा उन्होंने सर्व किया है बस वही उनका अरसा होगा। तो नॉर्मली वैसे अमूमन नेशनल असेंबलीज़ आजकल तो है डिज़ोल्व नहीं हो रही, तो 5 साल का अरसा जो है वो पूरा ही होता है। अच्छा, हमारी जो नेशनल असेंबली है उसके अंदर मोस्ट ऑफ़ द मेंबर्स आर मुस्लिम, बट उसमें तकरीबन 5% जो सीट्स हैं वो माइनॉरिटीज़ के लिए रिज़र्व की गई हैं, जिसमें क्रिश्चियंस, हिंदू, सिख जो बाकी रिलीजन के मेंबर्स हैं उनको ऐड किया गया है। वुमेन के लिए ख़ासकर यहाँ पे आपके पास 50+ सीट्स जो हैं स्पेशल सीट्स हैं जो कि वुमेन के लिए रिज़र्व की गई हैं। और जो सीट्स होती हैं, जो वुमेन की सीट्स होती हैं नेशनल असेंबली की, जो रिज़र्व्ड कोटा है वुमेन का, उसमें पब्लिक इलेक्ट नहीं करती उनको, दे आर नॉट पॉपुलरली इलेक्टेड बाय दी पब्लिक। वो जो वुमेन होंगी जो रिज़र्व्ड कोटा सीट के ऊपर आएंगी, वो उनके रिस्पेक्टिव पार्टी हेड्स उनको इलेक्ट करते होते हैं, उनको सेलेक्ट करते होते हैं, ये पॉपुलरली इलेक्ट नहीं होती हैं। लेकिन जो वुमेन हैं वो जनरल सीट्स के ऊपर भी इलेक्शन लड़ सकती हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि नेशनल असेंबली जो है इसकी कंपोजिशन क्या है, तो करंटली आपके पास जो करंट मेंबरशिप नंबर है नेशनल असेंबली का आफ्टर द केपी फाटा मर्जर वो 336 मेंबर्स हैं। केपी फाटा मर्जर जो कि 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उससे पहले जो नेशनल असेंबली की मेंबरशिप थी वो 342 थी। 342 मेंबर्स जो थे वो इलेक्ट हो सकते थे। तो अकॉर्डिंग टू द 342 जो आपके पास डॉक्ट्राइन है, इसमें जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली हैं जो 342 सीट्स वाली थे, उसमें 272 सीट्स जो थी वो जनरल सीट्स हैं, जो कि पॉपुलरली इलेक्शन होता है इनका, मतलब हम जैसे लोग पब्लिक आवाम जो होती है वो 272 मेंबर्स को इलेक्ट करती होती है। 70 जो सीट्स हैं वो रिज़र्व होती हैं फॉर वुमेन, और बाकी सीट्स जो होती हैं वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए रिज़र्व होती हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप ये 272 को हाफ़ करें तो 136 नंबर आता है। तो किसी भी पार्टी को अगर जीतना है, मतलब उसने मेजॉरिटी हासिल करनी है पॉलिटिकल पार्टी ने, तो उसको तकरीबन 137 सीट्स को विन करना है, तभी वो मेजॉरिटी हासिल करेगी इन द इलेक्शन। तो ये आपके पास जो होती है, दिस इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ द नेशनल असेंबली। पुरानी जो कॉम्पोजिशन थी उसमें 342 सीट्स थी, बट आफ्टर द केपी फाटा मर्जर अब 336 मेंबर्स हैं। तो मेंबर्स जो होते हैं इलेक्ट जो होते हैं नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, इलेक्शंस होते कहाँ पे हैं? इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिनको हम नेशनल असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज़ कहते होते हैं। अब आप लोगों ने ये रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं, इसके अंदर आप लोगों ने नोट किया होगा कंस्टिट्यूएंसीज़ के बारे में लिखा हुआ था
कि पाकिस्तान जो है इसको गवर्नमेंट ने डिवाइड किया हुआ है इनटू अ लॉट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, और हर एक डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने कंस्टिट्यूएंसी का नाम दिया हुआ है। तो कंस्टिट्यूएंसीज़ जो होती हैं ये जगहों के नाम है, पाकिस्तान के अंदर प्लेसेस के नाम है जहाँ जहाँ से सीट्स पे ये मेंबर्स जो हैं ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज कंस्टिट्यूएंसीज़। तो हर एक कंस्टिट्यूएंसी के ऊपर कुछ गिवन अमाउंट ऑफ सीट्स होती हैं, उसके लिए जो मेंबर्स हैं वो लड़ते हैं, और फिर जो मेंबर जिस पार्टी से बिलोंग करता है वो अगर जीत जाए तो वो फिर सीट जो है उसको मिल जाती है। तो इस तरीके से आपके पास इलेक्शन होता है फॉर 272 जनरल सीट्स। अच्छा, करेंटली आफ्टर द 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उनसे ये पावर ले ली गई है कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते। प्रीवियसली प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी बट अब नहीं रही है। अब सिर्फ जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, सिर्फ वही नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने का इनिशिएटिव ले सकते हैं। बट नॉनदलेस नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने के जो साइन करने हैं ना, मतलब जो असेंट देनी है वो प्रेसिडेंट ने ही देनी है, लेकिन जो ओरिजिनेट होगा मतलब जो मोशन ओरिजिनेट होगा टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही इनिशिएट कर सकते हैं। तो करेंटली जो हमारी नेशनल असेंबली है पाकिस्तान की, दैट इज़ द 15th नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने अपना ओथ लिया था ऑन द 13th अगस्त 2018। तो नेशनल असेंबली जो है पाकिस्तान की, ये आपके पास एक सॉवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी है विच हैज़ द पावर टू मेक लॉज फॉर द फेडरेशन, जिसमें आपके पास फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट भी थी पहले, लेकिन अब जो है आफ्टर द 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंकरेंट लिस्ट को एबॉलिश कर दिया गया है। तो अब से फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है जिसके लिए जो नेशनल असेंबली है वो लॉज बना सकती है। अच्छा, पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है वो सिर्फ लॉज नहीं बनाती, वो गवर्नमेंट की जो एग्जेक्टिव है ब्रांच, सॉरी फॉर दैट, तो गवर्नमेंट की जो एग्जेक्टिव ब्रांच है ये उसके ऊपर चेक भी रखती है। चेक कैसे रखती है? बाय डिबेट्स, बाय एडजॉर्नमेंट मोशंस, बाय क्वेश्चनिंग आवर्स, बाय स्टैंडिंग कमिटीज़। इसके थ्रू नेशनल असेंबली जो है वो एग्जेक्टिव के ऊपर चेक रखती है। अब आप लोगों को अगर याद हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जेक्टिव जो हैं, जो पाकिस्तान के एग्जेक्टिव ब्रांच के मेंबर्स हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेशनल असेंबली। इस वजह से दे आर वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टुवर्ड्स दी नेशनल असेंबली। तो ये चेक रखती है नेशनल असेंबली कि एग्जेक्टिव कोई काम इस तरह का ना करे जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करे। तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है वो होने से रोकती है नेशनल असेंबली। उसके बाद फिर पार्लियामेंट जो होती है, वो जो हमारी गवर्नमेंट है वो कितनी स्पेंडिंग कर रही है, उसका एक्सपेंडिचर कितना है, और उसके अलावा आपके पास जो कंट्रोल है एक्सपेंडिचर का वो काम भी करती है नेशनल असेंबली। मतलब पूछगछ करती है कि आपने जो चीज़ें आपको दी गई थी, जो फ़ंड दिया गया था, वो आपने किधर यूज़ किया है, कहाँ पे आपने जो है इम्प्लीमेंट किए हैं ये सारी की सारी जो आपको फंडिंग हमने दी है। तो ये आपके पास उसके अलावा जो एक्सपेंडिचर होगा सारा गवर्नमेंट का, वो भी पूछा जाता है कि बताएं आपने कहाँ कहाँ पे पैसे लगाए हैं, और जो आपको जिस काम के लिए पैसे दिए गए थे वो आपने काम किया भी है कि नहीं किया। तो पार्लियामेंट जो है पाकिस्तानी पार्लियामेंट, उसके पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट पावर ये है कि वो अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। दे कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड सिर्फ तभी होगी जब दोनों हाउसेस, सेनेट और नेशनल असेंबली के अंदर सेपरेटली 2/3 मेजॉरिटी वोट हासिल हों उस बिल के लिए जो ये प्रपोज़ कर रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया जाए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान की, उसके आर्टिकल 62 में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी बंदे की कि वो मेंबर बने एक नेशनल असेंबली का, वो रिटन है इन द आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63 है वो ये कहता है कि किस बेस के ऊपर जो मेंबर है नेशनल असेंबली का उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो डिस्क्वालिफिकेशन की रीज़न हो सकती हैं कि वो मेंटली इनस्टेबल हो गया है, इंसॉल्वेंसी है कि मतलब वो अपने डेट्स जो हैं वो पे नहीं कर सक रहे, कोई क्रिमिनल कन्विक्शन है उनके अगेंस्ट, या उन्होंने डुअल सिटीज़नशिप को एक्सेप्ट किया हुआ और पाकिस्तानी नेशनैलिटी को उन्होंने वो रिलिंक्विश कर दिए, छोड़ दिए। तो इस बेस के ऊपर जो इंडिविजुअल है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है फॉर द मेंबरशिप ऑफ नेशनल असेंबली।
अच्छा, इसके अलावा एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर तो खुदा न खास्ता ये पता चल जाए कि वो जो मेंबर है उसने पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की ख़िलाफ़ वर्जी की है, कोई ख़िलाफ़ काम किया है या पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के अगेंस्ट कोई काम किया है, तो उसकी वजह से भी जो है उसको मेंबरशिप ग्रांट नहीं होती है, उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन थी, जो पास की गई थी 1973 में, वो ये स्टेट करती थी कि पार्लियामेंट के अंदर जो ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर का, वो एक ही बंदा 2 दफ़ा नहीं ले सकता, वो होल्ड नहीं कर सकता वो ऑफिस। लेकिन 1990s के अंदर जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी और जो नवाज़ शरीफ साहब थे, उन्होंने एक बिल प्रेजेंट किया था, जो कि ये प्रपोज़ करता था कि जो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अमेंडमेंट लेके आएँ और एक ही बंदे को 2 दफ़ा या फिर बल्कि 3 दफ़ा जो है प्राइम मिनिस्टर बनने की इजाज़त दी जाए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत आपको बताया। यहाँ पे ये है कि जो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहती है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, एक ही बंदा जो है वो 2 दफ़ा से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो यहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब ने बिल प्रेजेंट किया था कि एक ही बंदे को तीसरी दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इजाज़त दी जाए, मतलब अमेंडमेंट उन्होंने ये बिल पास किया था और ये कॉन्सिक्वेंटली ये पास हो गई थी। ये जो अमेंडमेंट थी जो बिल उन्होंने प्रेजेंट किया था अमेंडमेंट का, ये पास हो गया था एज़ 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ये पास किया था आसिफ अली ज़रदारी साहब ने। तो अब करंटली एक ही बंदा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 3 दफ़ा बन सकता है। अच्छा, उसके बाद जब जनरल इलेक्शंस हो जाते हैं और नेशनल असम्बली के मेंबर्स जो होते हैं वो अपनी पहली मीटिंग में इकट्ठे होते हैं, तो उस पहली मीटिंग में उन्होंने अपने लिए, अपनी पूरी जो असम्बली है उसके लिए एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करना होता है। तो ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं, इनका काम ये होता है, स्पीकर का मेन काम होता है, डिप्टी स्पीकर तो सिर्फ तब काम करते हैं जब स्पीकर प्रेजेंट नहीं होते असेंबली में। तो स्पीकर का काम ये होता है कि ही इज़ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द नेशनल असेंबली। तो जो नेशनल असेंबली में डिबेट्स होते हैं ना, उनको प्रिजाइड करते होते हैं ये स्पीकर। तो स्पीकर की इजाज़त से ही मेंबर्स जो हैं वो गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं और अगर स्पीकर उनको मना करें तो वो फिर गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो ही इज़ बेसिकली द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द नेशनल असेंबली। अच्छा, जो स्पीकर होते हैं नेशनल असेंबली के, उनकी कुछ एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो नेशनल असेंबली के, एक तो उनकी पावर ये होती है, ड्यूटी ये होती है उनकी, और दूसरी उनकी ड्यूटी ये होती है कि अगर तो खुदा न खास्ता प्रेसिडेंट नहीं है प्रेजेंट और चेयरमैन ऑफ द सेनेट जो है वो भी प्रेजेंट नहीं है, तो फिर ही इज़ गोइंग टू एक्ट एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, ही इज़ द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली। तो डिप्टी स्पीकर जो होंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ तब काम करेंगे जब स्पीकर जो हैं वो अनअवेलेबल हैं, वो प्रेजेंट नहीं है, तो उनके ऑफिस को फिर जो डिप्टी स्पीकर है वो संभालते हैं। अच्छा, डिप्टी स्पीकर जो होते हैं और स्पीकर, अगर इनके अगेंस्ट कोई मोशन स्टार्ट होता है कि इनको रिमूव किया जाए फ्रॉम देयर ऑफिसेज़, तो उस केस में फिर ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली को प्रिजाइड नहीं कर सकते। इनका होना फिर वहाँ पे जो है दैट इज़ नॉट अलाउड कि वो वहाँ पे हों जहाँ पे ऐसा मोशन पास किया जा रहा है नेशनल असेंबली में, ऐसी रेजोल्यूशन पास की जा रही है कि इनको रिमूव किया जाए फ्रॉम देयर ऑफिस। तो फिर उस केस में ये प्रिजाइड नहीं कर सकते नेशनल असेंबली को। तो करंट जो स्पीकर हैं और डिप्टी स्पीकर जो हैं, करंट स्पीकर जो हैं दैट इज़ असद कैसर जो पीटीआई से बिलोंग करते हैं, और डिप्टी स्पीकर जो हैं वो कासिम सूरी साहब हैं जो कि पीटीआई से बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो नेशनल असेंबली जो है ये पूरे साल में तकरीबन मतलब इसकी जो मीटिंग होती है वो 130 डेज़ जो है इट हैज़ टू मीट। तो ये चेंज कर दिए गए थे, नंबर ऑफ़ डेज़ जिसमें नेशनल असेंबली की मीटिंग्स होंगी वो रिड्यूस कर दी थी टू 90 डेज़। और तकरीबन आपके पास जो सेशंस हैं, जो इनकी मीटिंग सेशंस होंगे वो कम से कम एक साल में 3 ज़रूर होते हैं। तो सेशन जो होता है वो 90 डेज़ का होता है और सेशन 3 दफ़ा होगा साल के अंदर। तो नेशनल असेंबली जो है उसको समन कौन कर सकता है? समन जो है वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं अंडर द आर्टिकल 54(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब समन करते हैं प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली को, मतलब वो उनको बुलाएंगे, उनको कहेंगे कि आपकी मीटिंग करवानी है मैंने, तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है वो डेट, टाइम और प्लेस को बताएंगे कि कहाँ पे मीटिंग होगी। वैसे यूजुअली जो है वो पार्लियामेंट हाउस ही होता है जहाँ पे इनकी मीटिंग होती है।
और नेशनल असम्बली को प्रेसिडेंट के अलावा जो स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली हैं वो भी समन कर सकते हैं जब 1/4 जो मेंबर्स हैं नेशनल असम्बली के वो रिक्वेस्ट करें स्पीकर को कि आप जो है मीटिंग बुलाएं नेशनल असम्बली की। तो उस केस के अंदर भी नेशनल असम्बली जो है वो समन हो सकती है बाय द स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली। तो करंटली जो नेशनल असम्बली के जो लीडर ऑफ द हाउस हैं दैट इज़ इमरान खान, और लीडर ऑफ द हाउस होते कौन है नेशनल असम्बली के? ये हाईएस्ट रैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मेजॉरिटी पार्टी के जो नेशनल असम्बली में मौजूद होते हैं। करंटली इमरान खान है जो पीटीआई से बिलोंग करते हैं, ही इज़ ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो होते हैं ये हाईएस्ट रैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ऑफ द मेन ऑपोजिशन पार्टी जो कि आजकल पीएमएलएन है, और इनके जो लीडर हैं दैट इज़ शहबाज शरीफ, और ये इनकी फ़ोटो है। अच्छा, आप देख लेते हैं थोड़ा सा लेजिस्लेटिव प्रोसेस जिसके थ्रू पाकिस्तान में बिल्स जो हैं वो लॉज में कन्वर्ट होते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो क्योंकि हमारी नेशनल असम्बली जो है वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स गिवन हैं उनके ऊपर बिल्स बना सकती है, मतलब उससे रिलेटेड कोई डिबेट वगैरह कर सकती है या कोई लॉ बना सकती है। तो जो नेशनल असम्बली के मेंबर्स होते हैं या सेनेट के मेंबर्स जो होते हैं, वैसे यूजुअली नेशनल असम्बली के मेंबर्स जो होते हैं वो उसमें से कुछ मेंबर्स वगैरह जो हैं वो कोई बिल प्रेजेंट करते हैं कि मेरे ख्याल से इस तरह का लॉ होना चाहिए, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होगा, उस बिल के ऊपर डिबेट होता है, जितने भी मेंबर्स होंगे नेशनल असम्बली के वो डिबेट करेंगे उस बिल के ऊपर, और फिर क्या होगा, जब उसको मेजॉरिटी वोट मिल जाएंगे उस बिल को तो वो बिल पास हो जाएगा टू द अदर हाउस। अगर तो सेनेट में वो बिल ओरिजिनेट हुआ है तो वो नेशनल असम्बली के पास चला जाएगा, और अगर तो नेशनल असम्बली में बिल ओरिजिनेट हुआ है तो वो सेनेट के पास चला जाएगा। तो फिर क्या होता है, फिर वो दूसरे हाउस को ट्रांसमिट कर दिया जाता है जब वो बिल पास हो जाता है बाय मेजॉरिटी वोट। अगर तो दूसरा हाउस भी उसको पास कर देता है, मतलब लेट्स से कि अगर नेशनल असम्बली ने कोई बिल प्रेजेंट किया है टू सेनेट, तो सेनेट ने भी उसको पास कर दिया, तो वो बिल जो होगा वो चला जाएगा टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। ये तो तब होगा जब दूसरा जो हाउस है उसने विदाउट एनी डिबेट कुछ भी, सॉरी डिबेट नहीं, विदाउट एनी रिजेक्शन, विदाउट एनी कोई भी उसके ऊपर जो है उनको इख्तिलाफ नहीं है, एतराज़ नहीं है, उसके बग़ैर उन्होंने जो है वो बिल पास कर दिया है, तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। लेकिन अगर लेट्स से कि नेशनल असम्बली में कोई बिल ओरिजिनेट हुआ है तो वो उसको पास करके, नेशनल असम्बली पास करके सेनेट के पास भेज देती हैं, और अब सेनेट 90 डेज़ के अंदर अंदर उसको पास नहीं करती या उसको रिजेक्ट नहीं करती। लेट्स से खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता है तो उस केस में फिर क्या होगा, जो नेशनल असम्बली है जहाँ पे बिल ओरिजिनेट हुआ था वो प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि एक जॉइंट सिटिंग करवाएं हाउसेस की, जिसमें सेनेट के मेंबर्स भी होंगे, नेशनल असम्बली के मेंबर्स भी होंगे, और फिर वो बिल फिर से प्रेजेंट किया जाएगा। और फिर जॉइंट सिटिंग के अंदर अगर तो आपके पास मेजॉरिटी वोट्स उसको मिल जाते हैं उस बिल को कि अच्छा हाँ ये होना चाहिए, ये चीज़ जो है ये लॉ बननी चाहिए, तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास चली जाती है फॉर हिज असेंट। और कोई भी बिल हमेशा तभी लॉ बनता है जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर देते हैं, उसको अप्रूवल दे देते हैं। अच्छा, अब बात आती है प्रेसिडेंट के बारे में। वैसे प्रेसिडेंट वीटो नहीं कर सकते बिल को, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है अगर प्रेसिडेंट को कोई बिल पसंद नहीं आता या वो उसमें कोई चेंज लाना चाहते हैं तो। अच्छा, अब बिल जो होता है वो नेशनल असम्बली से पास हो गया, सेनेट से पास हो गया, अब वो आ गया है प्रेसिडेंट के पास फॉर हिज असेंट। अब लेट्स से कि जो प्रेसिडेंट है वो बिल को असेंट नहीं देते, वो कहते हैं कि इसमें कोई चेंज होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि अगर तो उनको वो बिल पसंद, मतलब मंजूर है उनको वो बिल, तो वो उसको 10 दिन के अंदर अंदर असेंट देंगे। और अगर तो वो बिल जो है वो मनी बिल से हट के है, मतलब मनी बिल को वो वापस नहीं भेज सकते नेशनल असम्बली में, मनी बिल से हट के कोई बिल है अबाउट एनी अदर थिंग, तो वो बिल अगर लेट से प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आया तो वो रिटर्न करेंगे उस बिल को, मजलिस शूरा में वापस भेज देंगे और रिक्वेस्ट करेंगे जो हाउसेस हैं कि बिल को आप फिर से प्लीज़ रिकन्सिडर कर लें या इसमें कोई अमेंडमेंट वगैरह डाल दें। उस केस में क्या होगा कि मजलिस शूरा जो है वो उस बिल को फिर से वापस लेगी और एक जॉइंट सिटिंग करेगी जिसमें नेशनल असम्बली भी मौजूद होगी और सेनेट भी मौजूद होगी। उधर फिर से डिबेट होगा, या तो उसमें कोई अमेंडमेंट लेके आई जाएगी या उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आएगी, विद और विदाउट अमेंडमेंट।
अगर तो वो पास हो जाता है बिल और मेंबर्स जो हैं फिर से मेजॉरिटी के अंदर जो मेंबर्स हैं वो वोट दे के उसको पास कर देते हैं उस बिल को, उस केस में प्रेसिडेंट फिर वापस नहीं भेज सकते उस बिल को। उस केस में प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट देनी ही देनी है 10 दिन के अंदर अंदर। और अगर वो 10 दिन के अंदर असेंट नहीं दे सकते तो फिर इस केस में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली विदाउट हिज असेंट वो बन जाएगा एक लॉ। तो नेशनल असेंबली जो है वो प्रेसिडेंट डिज़ोल्व नहीं कर सकते, जैसे मैंने पहले बताया इट कैन बी डिज़ोल्व एट द इनिशिएटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और जब खुदा न खास्ता नेशनल असेंबली डिज़ोल्व हो जाती है तो न्यू इलेक्शंस जो होते हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं फॉर द नेशनल असेंबली। तो आर्टिकल 58 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पाकिस्तान की, दैट डील्स विद द डिसोल्यूशन ऑफ द नेशनल असेंबली। अच्छा जी, फिर आती है नेक्स्ट ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट विच इज़ कॉल्ड एज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। सॉरी अबाउट द स्पेलिंग। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है इसके अंदर तीन मेंबर्स कह सकते हैं आप होते हैं। सबसे पहले जो है इसमें प्रेसिडेंट होते हैं, दूसरा है प्राइम मिनिस्टर और तीसरा है उनकी कैबिनेट। तो जो कैबिनेट होती है प्राइम मिनिस्टर की, उसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि पाकिस्तान जो है इट इज़ वर्किंग ऑन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में फ्यूजन ऑफ पावर्स होती है इंस्टेड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में वो लोग जो एग्जीक्यूटिव का मेंबर होते हैं वो लेजिस्लेटर का भी मेंबर होते हैं, सॉरी लेजिस्लेचर। तो ये जितने भी मेंबर्स होंगे कैबिनेट के, ये सब के सब पार्लियामेंट के भी मेंबर्स होंगे, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ये सब के सब मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट भी होंगे। तो कैबिनेट जो होती है इसका बनाते वक्त जो ज़्यादातर इसका पोर्शन होता है 75% जो मेंबर्स होते हैं वो नेशनल असेंबली से इलेक्ट लिए जाते हैं, जबकि 25% जो मेंबर्स होते हैं वो सेनेट से लिए जाते हैं। तो कैबिनेट की जो प्रोपोर्शन होती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स पार्लियामेंट वो 11% होती है ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें टोटल 50 मेंबर्स होते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी उस कैबिनेट का ही पार्ट होते हैं। फिर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ये कैबिनेट को चेयर करते होते हैं, किसी भी कैबिनेट को चेयर करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिनको फर्दर असिस्ट कर रहे होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक सिविल सर्वेंट होते हैं पाकिस्तान के। उससे हट के फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स से लोअर जो काम कर रहे होते हैं, जो जूनियर मेंबर्स होते हैं, देयर कॉल्ड एज द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, जो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं टू दी कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो कैबिनेट की जब सिलेक्शंस हो जाती हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर करते होते हैं, ये सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को ऑफिशियली कंफर्म किया जाता है बाय देयर अपॉइंटमेंट लेटर्स बाय दी प्रेसिडेंट, जिसमें एक स्पेशल ओथ और सेरेमनी होती है जिसमें वो एक हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, और बहुत सी और भी चीज़ें होती हैं इसके अंदर इस हल्फ में। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं ये क्या है। तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ही इज़ जस्ट अ सेरेमोनियल फिगर हेड। तो ये हेड ऑफ़ द स्टेट होते हैं, ही इज़ नॉट हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, कीप दैट इन माइंड, ही इज़ ओनली हेड ऑफ़ द स्टेट। तो इनका काम ये होता है, मतलब इनकी सीट इस वजह से मौजूद है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री के अंदर यूनिटी को। फेडरल गवर्नमेंट है ना हमारी, तो फेडरल गवर्नमेंट की यूनिटी जो है, मतलब डिफरेंट प्रोविंसेस की यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं प्रेसिडेंट। 5 साल के अरसे के लिए इलेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं इनके, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ही इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली। इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है ये इनको इलेक्ट करता होता है। अब इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर मेंबर्स ऑफ द सेनेट होते हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर्स होते हैं, और जो 4 प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं उनके मेंबर्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं इस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर। और ये इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्ट करते होते हैं प्रेसिडेंट को। तो जो करंट हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो प्रेसिडेंट हैं वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, ही इज़ एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। लेकिन वो एक ही बंदा प्रेसिडेंट के ऑफिस को 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं होल्ड कर सकता। जिस तरह यही चेक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस पे भी था ना, सेम चेक जो है वो प्रेसिडेंट के ऑफिस के ऊपर भी है, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आया था। प्राइम मिनिस्टर में तो ये था ना कि तीसरी दफ़ा भी इजाज़त दे दी गई थी कि हाँ एक ही बंदा जो है वो आ सकता है, बट प्रेसिडेंट जो है सेम बंदा 2 दफ़ा से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। अच्छा, प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे किया जा सकता है? प्रेसिडेंट या तो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन करते हैं या उनको इम्पीच किया जाता है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो होता है वो
लेजिस्लेचर करता होता है। अब इम्पीचमेंट हमेशा सिर्फ तभी होती है जब कोई इनकैपेसिटी हो या कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट हो, जिसमें 2/3 वोट होते हैं मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के, मतलब जितने भी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं जिसमें आपके पास दोनों हाउसेस आ जाते हैं, उसमें 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। जॉइंट सीटिंग में 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, जिसके अंदर आपके पास ये प्रूव किया जाए कि अच्छा हाँ, ये प्रेसिडेंट जो थे इन्होंने कोई मिसकंडक्ट किया या कोई इनकैपेसिटी है इनके अंदर, इस वजह से इनको इम्पीच कर दिया जाए। तो प्रेसिडेंट की जो पावर्स होती हैं वो आर्टिकल 41 से लेके 47 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर मेंशन्ड है, और वो किस तरीके से वो एक्सरसाइज कर सकते हैं वो सब के सब इन आर्टिकल्स में बताया गया है। करंट जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, ही इज़ डॉक्टर आरिफ अलवी हो, जो कि हैं 13th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और ये इनकी पिक्चर है। तो जो प्रेसिडेंट है उनकी पावर और रोल क्या होती हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, ही शुड बी अ मुस्लिम, ही शुड बी एटलीस्ट 45 ईयर्स ऑफ एज, और वो इतने क्वालिफाइड हों कि वो नेशनल असम्बली के मेंबर के तौर पे इलेक्ट किए जा सकें। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं उनकी पावर क्या होती है। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है टू मेक अ वाइड वेराइटी ऑफ अपॉइंटमेंट्स, जिसके अंदर गवर्नर्स आ जाते हैं 4 प्रोविंसेस के, जो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, प्राइम मिनिस्टर से कंसल्टेशन करने के बाद ये उनको अपॉइंट करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, ये सब की सब अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं ये प्रेसिडेंट करते होते हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सिविलियन कमांडर इन चीफ होते हैं पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो बाहर की जो मुल्कों से एम्बेसडर्स आते होते हैं उनको रिसीव भी करते होते हैं। प्रेसिडेंट के पास एक और इम्पॉर्टेंट पावर ये होती है कि वो माफ़ी दे सकते हैं, ही कैन ग्रांट पार्डन, या फिर किसी मुजरिम की सज़ा में कमी कर सकते हैं अगर वो उनसे जो है दरख्वास्त करता होता है। तो ज़्यादातर वैसे इनके पास जो पावर होती है वो डेथ सेंटेंस को माफ़ी दिलवाने की, या जो उनकी सज़ा होगी जिस भी क्रिमिनल की सज़ा है वो कम करने की जो है ना पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। फिर नेक्स्ट आते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिनको हम लोग उर्दू में वज़ीर आज़म कहते होते हैं। बेसिकली ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और कॉन्स्टिट्यूशनली इनको चीफ़ एग्जीक्यूटिव का नाम दिया गया है। तो ही इज़ बेसिकली द चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ये इलेक्ट किए जाते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, और यूजुअली ये आपके पास लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी होते हैं इन द पार्लियामेंट। लेकिन कीप दैट इन माइंड कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले नेशनल असेंबली का मेंबर होते हैं। ये इलेक्ट करके ये पब्लिक इलेक्शन के थ्रू नेशनल असेंबली का पार्ट बनते हैं पहले, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ये चीफ़ एडवाइज़र होते हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जिस तरीके से आपने यूके में देखा होगा कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्वीन को हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्म्ड रखते हैं, इन द सेम वे पाकिस्तान के अंदर भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्म्ड रखना है। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं कि जो मिलिट्री ब्रांच के अंदर अपॉइंटमेंट्स होती हैं ये उनके अंदर भी रोल प्ले करते होते हैं, और इनके पास जो है ये चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जो होते हैं उनका जो कंट्रोल है वो भी इनके पास ही होता है। तो करंटली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है दैट इज़ ही इज़ इमरान खान, जिनकी पिक्चर यहाँ साइड पे लगी हुई है। अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान की वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखती है फॉर प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहली बात तो ये कि ही शुड बी अ मेंबर ऑफ़ द नेशनल असेंबली। उसके बाद ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, ही शुड बी अ मुस्लिम, एंड ही शुड बी अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, और उनका जो कैरेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए, और मतलब ही शुड बी नोन टू बी रिलीजियस। मतलब ये ना हो कि वो बड़े पॉपुलर हों कि भाई वो अन इस्लामिक हैं और उनको पता ही कोई नहीं इस्लाम के बारे में, और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए पाकिस्तान के। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए कि ही शुड नो दी एडिक्वेट नॉलेज ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स, और ऑब्लिगेटरी जो ड्यूटीज़ हैं जितनी भी इस्लाम की वो सब प्रैक्टिस करते हों, और जितने भी बड़े बड़े गुनाह हैं उनसे दूर रहें। और उसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो कि नेशनल असेंबली के मेंबर्स और इनफैक्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी ये एक रिक्वायरमेंट है कि वो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी जो है उसके ख़िलाफ़ वर्जी ना करें, कोई ख़िलाफ़ काम ना करें, या पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को अपोज़ ना करें।
अच्छा, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ये अपने ऑफिस से रिमूव भी किए जा सकते हैं अपनी एक्सपायरी टर्म से पहले पहले। जो एक्सपायरी जो है उनकी, जो उनकी जो ऑफिस की डेट है उसकी जो एक्सपायरी होती है उससे पहले पहले इनको हम रिमूव भी कर सकते हैं। हम तो नहीं, खैर लेजिस्लेचर रिमूव करता है बाय अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। अब वैसे यूजुअली प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसके लीडर होते हैं, तो इनको रिमूव करना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर तो नेशनल असेंबली के अंदर 20% या उससे ज़्यादा लोग जो हैं, इससे कम नहीं, 20% या 20% से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर दिया है, इस केस में क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपने ऑफिस से हटा दिए जाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर के पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट पावर ये है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने इम्यूनिटी दी है फ्रॉम ऑल क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। इनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, तो जब तक वो ऑफिस में है तब तक। अच्छा, फिर देखते हैं कि पावर्स और रोल्स क्या हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के। तो सबसे पहला जो है प्राइम मिनिस्टर का काम वो ये है कि इन्होंने मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट को नॉमिनेट करना है, जिनका अप्रूवल बाद में जो है वो प्रेसिडेंट देंगे। और ये क्या करेंगे, जो कैबिनेट है ये सुपरवाइज़ करेगी जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जो मिनिस्ट्रीज़, जो गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके फंक्शंस को सुपरवाइज़ करते होती है कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जितना कुछ भी कर रहे हैं वो कैबिनेट के साथ मिलके या जिस तरह भी स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, जिस तरह एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो गवर्नमेंट को, वो सब उसके बारे में बताते हैं, उनको इन्फॉर्म रखते हैं इसके बारे में। दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कीप द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड। अच्छा, उसके बाद फिर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये कैबिनेट के साथ कंसल्टेशन करने के बाद ये पार्लियामेंट के सेशंस को अटेंड करते होते हैं। और बिकॉज दे आर मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, तो इन्होंने ना सवालात जो उनके ऊपर, मतलब जो नेशनल असेंबली में सवालात इनके ऊपर उठाए जाते हैं उन्होंने जवाब देने होते हैं उसके। मतलब इन्होंने सेटिस्फाई करना होता है नेशनल असेंबली के मेंबर्स को कि हम जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता उनके खिलाफ कोई बात की जाती है, मतलब उनसे कोई सवाल किया जाता है कि आपने ये काम करना था, ये काम क्यों नहीं हुआ अभी तक, तो उन्होंने आंसर करना है। तो ये काम होता है प्राइम मिनिस्टर का। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो बहुत सी अपॉइंटमेंट्स भी कर सकते हैं, जिसमें फेडरल सेक्रेटरीज़ जो होते हैं, जो बेसिकली हेड होते हैं कैबिनेट लेवल मिनिस्ट्रीज़ के, उनकी अपॉइंटमेंट करते होते हैं। चीफ सेक्रेटरीज़ जो होते हैं प्रोविंसेस के, उनकी। जो आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान हैं उनमें जो की एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट करवाते हैं ये। चेयरमैन्स जो होते हैं बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जिस तरह NHA है, PIA है, PNSC है, इनके चेयरमैन्स को अपॉइंट करते हैं। और जो फेडरल कमीशन है जिस तरह FPSC है उसके चेयरमैन्स वगैरह और बाकी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके चेयरमैन्स को अपॉइंट करवाते हैं। उसके अलावा एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स जो भेजते हैं दूसरे कंट्रीज़ में पाकिस्तान के, उनकी अपॉइंटमेंट भी प्राइम मिनिस्टर ही करवाते हैं। तो जो पाकिस्तानी एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स होते हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ना, अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज़ और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स, कैबिनेट को नहीं दी जाती हैं, मतलब कैबिनेट के मेंबर्स को नहीं दी जाती, उनके हेड प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं। ही इज़ द इंचार्ज ऑफ दीज मिनिस्ट्रीज़, जिसमें आपके पास कुछ मिनिस्ट्रीज़ हैं, प्लानिंग कमीशन, नेशनल कमांड अथॉरिटी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी। उसके बाद जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं इनके पास अथॉरिटी होती है ओवर दी पाकिस्तानी न्यूक्लियर आर्सेनल्स। तो न्यूक्लियर वॉरफेयर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही इनिशिएट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जो है ये बहुत सी डेलीगेशंस जो होती हैं, हाई लेवल मीटिंग्स जो होती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, वहाँ पे ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री। और उसके अलावा ये नेशन को भी एड्रेस करते हैं। जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई इशू आ जाए तो उसमें नेशन को एड्रेस करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान हैं वो टीवी के ऊपर उनके एड्रेस वगैरह आते रहते हैं जिसमें वो डिफरेंट चीज़ों के बारे में पब्लिक से एड्रेस कर रहे होते हैं। अच्छा, लास्टली आती है हमारे पास दी जुडिशल ब्रांच। तो जुडिशल ब्रांच जो है ये पाकिस्तान की जो जुडिशल ब्रांच है इसकी दो क्लासेस हैं कोर्ट्स की। एक होते हैं सुपीरियर और हायर कोर्ट्स और दूसरे होते हैं सबऑर्डिनेट और लोअर जुडिशरी। तो सुपीरियर जुडिशरी जो होती है इसमें सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आते हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट आती है और 5 हाई कोर्ट्स जो हैं
ये आ जाते हैं। दीज आर पार्ट ऑफ द सुपीरियर जुडिशरी। तो जुडिशरी का काम क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसका काम ये होता है कि जो लॉज पास कर रही है पार्लियामेंट, उसको इंटरप्रेट करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन इन लॉज की इजाज़त देती भी है कि नहीं देती। पहला काम तो ये होता है। दूसरा काम ये होता है कि फिर वही लॉज जो पास हो गए हैं उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है केसेस के अंदर। जो लीगल केसेस आएंगे कोर्ट्स में उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है, इसने सुपीरियर जुडिशरी को ये ड्यूटी दी है कि आपने प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन को हर हाल में। यू हैव टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं, जिस तरह आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, इनके सेपरेट कोर्ट सिस्टम है। तो जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी है, इसके अंदर सिविल और क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाते हैं, जिसमें बहुत से कोर्ट्स आ जाते हैं, जिसमें बैंकिंग वगैरह को कवर किया जाता है, इंश्योरेंस, कस्टम्स, एक्साइज, स्मगलिंग, ड्रग्स वगैरह। ये बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट। तो ये सब कुछ जो है जुडिशल ब्रांच के अंदर आ जाता है। अच्छा, तो गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स जो वगैरह जो हैं वो भी इस्टेब्लिश करती रहती है, जिसके अंदर आपके पास ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स आ जाते हैं, कुछ ट्रिब्यूनल्स आ जाते हैं। टाइम टू टाइम कुछ उनको एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शंस जो है वो पावर्स दी जाती हैं इन डिसाइडिंग मैटर्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक चीज़ें जो हैं, मैटर्स जो हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, दैट इज़ द एपेक्स एंड ये जो टॉप लेवल पे जो कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का, 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ये आपके पास जो है इट इज़ द फाइनल आर्बिट्रेटर ऑफ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स। तो आपके पास जो कोर्ट है, इसके अंदर एक चीफ़ जस्टिस होते हैं और 16 बाकी जजेस होते हैं। तो करंटली जो चीफ़ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, ही इज़ गुलजार अहमद, और ये इनकी पिक्चर है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उनके ख़िलाफ़ अगर आपको कोई शिकायत वगैरह है, मतलब यू आर नॉट हैप्पी विद देयर जजमेंट, या उनके ख़िलाफ़ अगर आपको कोई पता है कि कोई करप्शन वगैरह हो रही है, तो इनके ख़िलाफ़ जो है कंप्लेंट जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो हेयरिंग करती है उनके कंप्लेंट्स की, कि इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से हट के हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट है पाकिस्तान का, विच इज़ कॉल्ड एज द फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये 1980 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका काम ये है कि पाकिस्तान में जितने भी लॉज बनते हैं, जो कि लेजिस्लेचर बना रहा है, उसको डिटर्मिन करना है कि ये इस्लामिक है कि नहीं है, कि इस चीज़ की इजाज़त हमारा कुरान और हमारी सुन्ना इस चीज़ की इजाज़त देती है कि नहीं देती। तो ये डिटर्मिन करना होता है फेडरल शरीयत कोर्ट ने। फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर 8 मुस्लिम जजेस होते हैं, मतलब दे आर ऑलवेज़ मुस्लिम्स। दूसरे कोर्ट के अंदर नॉन मुस्लिम्स भी आ सकते हैं, बट इस कोर्ट में हमेशा मुस्लिम्स ही होंगे, जिनको अपॉइंटमेंट देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एडवाइस लेने के बाद। जुडिशल कमेटी, जिसमें आपके पास चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं, और फेडरल शरीयत कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस होते हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिल के उन जजेस का इंतखाब करते हैं जो फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर मौजूद होंगे। तो करंट चीफ़ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट जो हैं वो शेख नजमुल हसन साहब हैं, जिनकी पिक्चर आपको यहाँ साइड पे नज़र आ रही है। अच्छा, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद हैं, जिसमें सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शंस के केसेस को डील किया जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन जज जो हैं, ये आपके पास इनके पास एग्जेक्टिव पावर होती है, जो कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके अंदर जो जज मौजूद होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज होते हैं, और उनके पास अच्छी खासी पावर होती है। तो जब आपके पास कोई कोर्ट क्रिमिनल केसेस को हेयर करेगा तो हम उसको सेशन कोर्ट कहेंगे, जब वो सिविल केसेस को हेयर करेगा तो हम उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहेंगे। तो केसेस जो होते हैं नॉर्मली वैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर ही लड़े जाते हैं। अगर तो उनके मतलब पार्टीज़ के अगेंस्ट कोई फ़ैसला हो जाता है और उनको उससे इख्तलाफ है, तो फिर जो हाई कोर्ट्स होते हैं हर प्रोविंस के, वहाँ पे अपील दायर की जा सकती है कि इस केस को फिर से जो है ना आप रिव्यू करें। ये जो जजमेंट हुई है लोअर कोर्ट के अंदर, इसको फिर से प्लीज़ रिव्यू करें। तो अपीलेट जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं हाई कोर्ट्स की। अच्छा, फिर हाई कोर्ट पे अगर कोई ऐसा फ़ैसला सुना देता है जो कि मतलब एक बंदा जो है वो कहते हैं कि नहीं मुझे ये मंजूर नहीं है, तो उसके अगेंस्ट फिर से अपील दायर हो सकती है। हाई कोर्ट के अंदर जो फ़ैसला होगा उसके अगेंस्ट अपील दायर हो सकती है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी आपके पास बेसिकली अपीलेट जुरिस्डिक्शन ही रखता है। तो उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स
हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स से हट के आपके पास कुछ और माइनर कोर्ट्स हैं जिनको हम जुवेनाइल कोर्ट्स कहते होते हैं, जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर ही मौजूद होते हैं। ये जुवेनाइल ऑफेंडर्स के साथ डील करते होते हैं, वो ऑफेंडर्स जो छोटी उम्र के होते हैं, बच्चे होते हैं, अभी बड़े नहीं हैं। अच्छा, फिर बात करते हैं पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इसके पास पावर है कि अगर तो प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसा लॉ जो है वो लेके आए हैं, मतलब कोई ऐसा लॉ आ गया है, कोई ऐसी उन्होंने कमांड दी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, तो ये उसको ब्लॉक कर सकते हैं। They can block the exercise of certain prime minister's executive powers or parliament's legislative powers that are repugnant to the constitution. तो ये सबसे पहली तो इंडिपेंडेंस हुई जुडिशरी की। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपके पास जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाज़त दी हुई है कि वो जिस बंदे के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहें वो ले सकते हैं, चाहे वो जिस मर्ज़ी वो स्टेटस का हो, चाहे उसके पास जो भी अथॉरिटी हो। अगर तो वो डिसोबीडियंट या डिसरिस्पेक्टफुल हुआ है टुवर्ड्स सुप्रीम कोर्ट, तो उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट कोई भी कार्रवाई कर सकती है। तो ये आपके पास पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि चाहे वो कोई भी बंदा है, ठीक है, कोई भी पावरफुल वो है, ऑफिशियल है, उसके अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती है अगर तो उसने डिसोबीडियंट बिहेवियर शो किया है या डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर शो किया है। अच्छा, उसके बाद फिर इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जो जजेस अपॉइंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें ये नहीं देखा जाता कि उनकी रंग क्या है, उनकी नस्ल क्या है, या उनका रिलीजियस कास्ट क्या है। बहुत से आपके पास हिंदू जजेस भी आए हैं। आप गूगल करें, विकीपीडिया पे जाएं तो आपको पता चलेगा कि बहुत से ऐसे जजेस हैं जो मुस्लिम नहीं हैं, वो भी मौजूद रहे हैं सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इंडिपेंडेंस है ना जुडिशरी की, तभी तो वो मौजूद है वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद फिर इंडिपेंडेंस जुडिशरी की एक ये है कि जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको आप बहुत आसानी से रिमूव नहीं कर सकते। अगर तो आपने उनको रिमूव करवाना है तो आपने पहले तो प्रूव करना है कि उन्होंने क्या गलत काम किया है। पहले प्रूव करें उस चीज़ को कि उन्होंने, अगर आपने उनके ख़िलाफ़ कोई किया है कि उन्होंने ये मिसकंडक्ट किया या ये इनकैपेसिटी रही है, तो आपने प्रूव करना है पहले वो कि वो प्रूव करें क्या उनकी मिसकंडक्ट थी, क्या इनकैपेसिटी थी। उसके बाद ही जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो रिमूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सैलरी है जजेस की वो काफ़ी हाई होती है। पाकिस्तान में काफ़ी हाईली पेड होते हैं जजेस। इसका रीज़न ये है ताकि उनसे जो करप्शन है उसको डिस्करेज किया जाए, क्योंकि जजेस की जब सैलरी हाई होगी तो ज़ाहिर बात है कोई बहुत बड़े बड़े लोग उनको ख़रीद नहीं सकेंगे, और जो वही जजेस जो हैं वो फिर फेवर्ड जजमेंट्स नहीं देंगे, फिर वो इम्पार्शल होकर जजमेंट करेंगे जब उनको पता है कि इतने पैसे पहले ही हैं और पैसे लेके क्या करना है। तो ये चीज़ जो होती है दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। अच्छा, उसके बाद पहले 18th और 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले जजेस की अपॉइंटमेंट थी वो ज़रा थोड़ी सी कह सकते हैं कि उसके अंदर लोगों को एतराज़ था। लेकिन 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद एक जुडिशल कमीशन जो था उसको बनाया गया था, जो कि बेसिकली जजेस की अपॉइंटमेंट के अंदर रोल प्ले करता है। अब इसके अंदर कौन कौन मेंबर्स होते हैं हम देखते हैं आगे जाके। तो जो जुडिशल कमीशन है पाकिस्तान का, उसके अंदर टोटल 9 मेंबर्स होंगे। कौन कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 4 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अ फॉर्मर चीफ जस्टिस और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय सर्विंग चीफ जस्टिस इन कंसल्टेशन विद द 4 सर्विंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि पहले मेंशन किए गए हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, द फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, और 1 सीनियर एडवोकेट नॉमिनेटेड बाय द पाकिस्तान बार काउंसिल। ये जुडिशल कमीशन है पाकिस्तान का। फिर पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो कंफर्म कर सकती है या ना कंफर्म कर सकती है, मतलब इट मे और मे नॉट कंफर्म द नॉमिनी ऑफ द जुडिशल कमीशन। मतलब जुडिशल कमीशन जो है वो ये सारे के सारे जो 9 लोग हैं ये मिल के नॉमिनेट करेंगे कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और उस नॉमिनेशन को ये पार्लियामेंट्री कमेटी पास एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है। तो जितनी भी पावर्स थी एग्जेक्टिव की वो कर्टेल कर दी थी जुडिशल कमीशन ने, और अब फ़िलहाल प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं रहे जो कि उनको इजाज़त दें कि वो अप्रूव करें जो नॉमिनीज़ हैं
ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्ज़ी के जजेस को अपॉइंट नहीं कर सकते। पहले तो हो रहा था ना, इससे पहले पहले होता था कि कुछ ऐसे जजेस को अपॉइंट किया जाता था जो कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की मर्ज़ी से अपॉइंटमेंट होती थी। लेकिन अब क्योंकि ये इस तरह की कमीशन बना दिया गया जिसके अंदर इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, तो फिर अपनी मर्ज़ी के बंदे ऐड करना मुश्किल हो गया है जुडिशरी में। तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी है कि ऐसे जजेस ऊपर आएंगे जो कि इम्पार्शल होंगे। अच्छा, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बतानी है कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी जो है ये मैंडेट की गई है बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑन देयर मेंबर कंट्रीज़ के। जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये मस्ट है कि आपने अपनी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना है। उसके लिए एक तरीका तो ये होता है कि आप जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीका है वो बड़ा ही सख्त कर दें कि आप अपनी मर्ज़ी के जजेस को अपॉइंट कर ही ना सकें, या फिर आप उनको लाइफ लॉन्ग टेन्योर प्रोवाइड कर दें। अब पाकिस्तान के अंदर लाइफ लॉन्ग टेन्योर तो नहीं मिलता, बट उनकी जो अपॉइंटमेंट का तरीका है वो थोड़ा सा कर दिया गया है सख्त, जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी के बंदे अपॉइंट नहीं कर सकते, फेवर्ड जजेस को अपॉइंट नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान के अंदर अब इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है कि कुछ जगहों पे जो एज लिमिट लिखी हुई है जजेस के लिए फॉर देयर रिटायरमेंट वो 70 लिखी हुई है, और कुछ जगहों के ऊपर 65 लिखी हुई है। अब मुझे इसके अंदर सही कंफर्म नहीं है, तो आप लोग देखें, ये सर्च करें। कुछ जगहों पे 70 है, कुछ जगहों पे 65 है, तो ये आप देखें कहाँ कहाँ पे जो है कौन सी एज जो है दैट इज़ प्रेजेंट फॉर द रिटायरमेंट ऑफ द जजेस। तो ये लाइफ लॉन्ग नहीं है, मतलब कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो जजेस हैं पाकिस्तान के उनको लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप नहीं दी हुई है, लाइफ लॉन्ग टेन्योर नहीं उनको दिया हुआ जो नॉर्मली दिया जाता है अगर आप जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। अच्छा, खैर उसके बाद फिर ये जो हमने टॉपिक आज कवर किया इम्पॉर्टेंट टॉपिक था काफ़ी, क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 है उसके अंदर आप बाकी जो सिस्टम है गवर्नमेंट के उनको डिस्कस करेंगे। यूएस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे, फ्रांस का देखेंगे, इंडिया का देखेंगे, चाइना का देखेंगे, मलेशिया है, तुर्की है, बहुत सी और कंट्रीज़ हैं। तो ये जो जितने भी पाकिस्तान के अंदर आपने ऑफिशियल्स के बारे में पढ़ा, जिस तरह पाकिस्तानी पार्लियामेंट है, क्वेश्चन आ जाता है पाकिस्तानी पार्लियामेंट को आप बाकी जो नेशंस हैं, बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनकी पार्लियामेंट्स के साथ आपने कंपेयर करना होता है, उनकी पावर्स को कंटेस्ट करना होता है कि कौन सी जो पार्लियामेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी के बारे में बात आ जाती है, क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मतलब आप जब डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान बताते हैं कि पाकिस्तान में किस हद तक डेमोक्रेसी है, तो आप फिर ये जो आपका पूरा गवर्नमेंटल सिस्टम है इसको अपने माइंड में रख के इसका आंसर दे सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा जाता है कि किस तरह मौजूद है, क्या है, मतलब है भी कि नहीं है, उसके बारे में आ जाते हैं क्वेश्चंस। फिर पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पावर्स को कंटेस्ट किया जाता है विद द काउंटर पार्ट्स ऑफ दी अदर नेशंस। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कंटेस्ट एंड कंपेयर द पावर ऑफ पाकिस्तानी प्रेसिडेंट विद इंडियन प्रेसिडेंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो वैसे ही आते हैं आपके पास, जो करंटली सीट होल्डर्स होते हैं उनके बारे में आते होते हैं। करंट लेट्स से चेयरमैन ऑफ द सेनेट इज़ डैश, तो इस तरह आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दैट इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी इस लेक्चर से। कोई अगर गलती हो गई है मुझसे तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये जो टॉपिक था ये इसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे मैंने पहले ही बोला, क्वेश्चंस नहीं आते इसमें से, लेकिन इसमें से घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये जो टॉपिक है ये वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।